मेरे पापा किसान हैं और जो भी थोड़ा बहुत वो खेती से कमा पाते थे, जो भी थोड़ी मेहनत कर पाते थे, तो उससे उन्होंने मेरी पढ़ाई पूरी कराई। हालात ऐसे थे कि सेकंड ईयर में आने के बाद मुझे पोस्टर तक खड़े होकर रोड पर बाँटना पड़ा था। बैग लटकाए हुए हूँ, पसीने से लथपथ हूँ, कोई पता नहीं है, जेब में ₹20 थे वहाँ पे। समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। मुझे आज भी वो दिन याद है कि 2 दिन तक मेरे घर में सब्ज़ी तक नहीं थी कि मैं खाना बना के खा पाऊँ। और वो इस वजह से कि कमियाँ मैंने क्या की, क्योंकि मुझे मेरी कमी पता थी वहाँ पर कि मैं कर क्या रहा हूँ। एक वक़्त होता था जहाँ पर बस हमारे मन में इतना थॉट रहता था कि यार 20-30 हज़ार की कोई नौकरी मिल जाए, और आज एक वक़्त है यहाँ पर कि मैं बच्चों को 30 थार देने की बात कर रहा हूँ। जय हिंद दोस्तों, आज आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से यहाँ पर आज हम जो स्टॉक्स पर हैं, और आज हम अपनी छोटी सी कहानी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि कैसे इतने कम समय में लोगों का जो ये मानना है कि इतने ऊंचाइयों तक पहुंच गए। तो बात समय की नहीं है, वो जो एक पीछे का दायरा है, जो पीछे की मेहनत है, वो बहुत बड़ी है। ठीक है, मेरा नाम है आदित्य रंजन और मैं एसएससी से सीजल एज एक्साइज इंस्पेक्टर भी हूँ, और साथ में एसएससी और बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स के बच्चों को मैथ्स भी पढ़ाता हूँ। तो देखो, जिंदगी में एक छोटी सी लाइन मैंने अपने लाइफ में सीखी है, वो है भूखा पेट, हारा मन और बेरोजगारी। ये इंसान को जिंदगी जीने का सबक सिखा देते हैं, और इससे बेहतरीन कोई मेंटर नहीं हो सकता यहाँ लाइफ में। देखिए, हम बिहार के एक छोटे से स्टेट से आते हैं, बेतिया से। वहां से हमने अपने स्कूल की पढ़ाई शुरू की, छठी से लेकर 10वीं तक। और वहां पर अपने पेरेंट्स के सपोर्ट से, मतलब मेरे पापा किसान हैं और जो भी थोड़ा बहुत वो खेती से कमा पाते थे, जो भी थोड़ी मेहनत कर पाते थे, तो उससे उन्होंने मेरी पढ़ाई पूरी कराई। और 10वीं के बाद हमारा बहुत जिद था कि हम अपने शहर में ना रहकर हम बाहर थोड़ा एक्सप्लोर करें, वहां जाकर बाकी दुनिया को देखें, वहां से सीखे हम लोगों से कि और आगे कैसे बढ़ते हैं, मेहनत कैसे करते हैं। क्योंकि मैं बहुत रिजर्व सा हो गया था, कुएं के मेढे की तरह, जहां से कुछ सीखने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो 10वीं से लेकर 12वीं तक हमने जो अपनी पढ़ाई की, वो ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल रांची से वहां से पढ़ाई की। हालांकि रहना खाना बहुत महंगा था, तो थोड़ा सा हमने वहीं से होम ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। ये होम ट्यूशन एक मजबूरी थी, पढ़ाना कोई शौक नहीं था। मेरा एक मन होता था, थॉट होता था कि हम रूममेट्स के ऊपर किताब लिखें, कि रूममेट्स किस तरीके से करते हैं। कई सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो अच्छे भी होते हैं, और कई सारे ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ी सी जेलसी की भी भावना होती है आपके अंदर, कि जैसे थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो वो थोड़ा सा आपसे पीछे जो है बैकआउट करना शुरू कर देते हैं। जो सबसे बड़ा स्पार्क वहां पर मिला, तो वो ये मिला कि एक बार टीचर वहां पढ़ा रहे थे और उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा, तो मैंने उनको कहा कि सर ये आंसर है। तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं इस स्कूल में हूं, तब तक मैं तुम्हारे ऊपर मतलब जान लगा दूंगा, तुम्हारे ऊपर मतलब पूरा सपोर्ट है मेरा, तुम यहाँ से टॉपर बन के निकलोगे। तो जब एक टीचर विश्वास दिखाता है किसी स्टूडेंट के ऊपर ना, तो शायद हमारे अंदर काबिलियत ना भी हो तो भी हम बेहतर कर पाते हैं। तो वहां से एक लाइफ में किक मिला कि हम भी कुछ कर सकते हैं। नहीं तो अक्सर ऐसा होता था कि छठी से लेकर 10वीं तक जहां से मैंने पढ़ाई की, नकारे जाते थे। नंबर स्कोर नहीं आया, पेरेंट्स पूछते नहीं है। स्कोर अच्छा नहीं आया तो स्कूल में बाकी दोस्तों से रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। ठीक है, टीचर्स भी ऐसे मतलब ट्रीट कर रहे होते हैं, जो टॉपर है भैया वही सब कुछ है, मॉनिटर हो, ये हो। तो हम साइड रहते थे। तो ऐसे केस में क्या होता है, किसी इंसान के अंदर कोई प्रतिभा भी है ना, तो बता नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता है। जैसे आज मैं इतना कुछ स्टेज पे बोल पाता हूँ, और एकदम एक वक्त में एक टीचर ने कहा कि तुम्हारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, हैंडल ही नहीं कर सकते, बोलना तक नहीं आता है। तो उस चीज ने ना 4 साल तक मुझे दबा के रख दिया बिल्कुल। लेकिन जब वो 12th वाला इंसिडेंट हुआ, जब उस टीचर ने मुझसे ये बात बोली ना, तो अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस है, आप तो करके दिखाएंगे। मतलब जब कोई पीछे खड़ा है और सपोर्ट में खड़ा है, तो क्यों ना करें। मेहनत शुरू होते चली गई, 12th में काफी अच्छा स्कोर आया, और उस स्कोर के बाद मतलब जो मन में आया वो ये है कि अब या तो बीटेक करते हैं, नहीं तो मेडिकल की तैयारी करते हैं। लेकिन फिर वही कहानी रही यहाँ पर कि जब मैंने घर पे फोन लगाया, पूछा कि बीटेक करना है, 15-16 लाख 4 साल के अंदर चाहिए, तो पापा ने कहा मेरे से नहीं हो पाएगा, तुम कहीं सरकारी स्कूल से ग्रेजुएशन कर लो। अब सरकारी में मैं जाना नहीं चाहता था, क्योंकि एक थोड़ा सा माइंडसेट वैसा हो जाता है कि मतलब थोड़ा एजुकेशन कम और आप थोड़ा सा रुक से जाएंगे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म निकला, वहां से मैंने अपनी जो है वो केमिस्ट्री ऑनर्स मैंने किया वहाँ पे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया, वहाँ से पूरे के पूरे 3 साल का जर्नी अच्छा रहा। इन 3 साल में काफी कुछ सीखा मैंने लाइफ में। मेरे लाइफ में ऐसे ऐसे फेज आए यहाँ पर, जहाँ पर रूम रेंट भरने तक के पैसे नहीं थे। और सिचुएशन मैंने एक बार यूट्यूब के वीडियोस पे शेयर भी किया हुआ था कि हालात ऐसे थे कि सेकंड ईयर में आने के बाद मुझे पोस्टर तक खड़े होकर रोड पर बांटना पड़ा था। ठीक है, दिल्ली में धौला कुआं मेरा कॉलेज था, वहाँ से कैब मुझे लेकर जाती थी गुड़गांव हुडा सिटी सेंटर, और एक स्कूल खुला हुआ था बच्चों का, प्ले स्कूल। और उस प्ले स्कूल में वहाँ पर जाने के बाद जो है, मुझे नहीं पता था, मैंने कहा दोस्तों से यार कुछ पार्ट टाइम वर्क मिल जाए 2-3 घंटे का तो कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने कहा चलो लेके चलते हैं, और फिर वो लेकर गए। वहाँ पर जब मैं कैब में बैठा, जैसे मैं स्कूल में वहाँ पर उतरा, तो उन्होंने मेरे हाथ में इतने पैम्पलेट थमा दिए। तो मैंने कहा करना क्या है, तो कहा कुछ नहीं, आप बस अभी आगे चलो। आगे जैसे हम कोई चौक चौराहे पर गए, तो वहाँ पर उन्होंने मुझे उतारा, उन्होंने कहा कि लोगों को ये पर्ची देने हैं, और जिन्हें दोगे उनसे नाम और उनका मोबाइल नंबर जरूर एंट्री कराना है। जब मैं पहला पर्ची देने गया, तो एक वहाँ पे थे पर्सन थे, उन्होंने काफ़ी बुरे तरीके से उन्होंने बोल दिया। जब मैंने मोबाइल नंबर लेने की बात की, तो वहीं रोना आ गया मेरा। मैं काफ़ी देर वहाँ चुपचाप रोता रहा। लेकिन डर ये भी था कि जब तक ये पैम्पलेट खत्म नहीं होंगे, मुझे गाड़ी आएगी नहीं और मुझे पिक करके वापस दिल्ली लेके जाएगी। एक अनजान से शहर में, एक अनजान से जगह पर मैं फँसा पड़ा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो जैसे-तैसे करके लोगों से रिक्वेस्ट करके जो है मैंने पैम्पलेट्स बाँटने शुरू किए, और लाइफ में बैग लटकाए हुए हूँ, पसीने से लथपथ हूँ, कोई पता नहीं है, जेब में ₹20 थे वहाँ पे। समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है, बस जैसे-तैसे हाँ, कि बस पैम्पलेट बाँटे ताकि घर पहुँच जाए। तो वहाँ से पैम्पलेट बाँटे, समय रहा, उस एक दिन के ₹400 मेरे पास मिले थे, और वो आज भी मैंने अपने लाइफ में सँभाल के रखे हैं, उसको मैंने कभी खर्च ही नहीं किया। ठीक है, वो मेहनत नहीं, खून नहीं, उससे ऊपर की मेरी कमाई है, जिसको मैं लाइफ में हमेशा वो दिखाते रहते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम बड़े कहाँ से, और इसको मैं हमेशा मानते रहता हूँ। फिर उसके बाद जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, तो सोचा कि अब आगे क्या करें? क्या हमें आईआईटी की तैयारी करनी चाहिए? मेडिकल की तैयारी मतलब आईआईटी जैम क्लियर करके हम एमएससी करें, क्या करें? तो वहाँ से सफर थोड़ा रहा, फिर हमने कहा कि यार आईआईटी-वाईआईटी हमारे बस की बात नहीं है, इतना समय नहीं है मेरे पास कि 2 साल मैं एमएससी करूँ, 5 साल पीएचडी करूँ। मेरे पीछे एक भाई और एक बहन भी थे, जिन्हें मुझे पढ़ाना था। तो हमने शुरू की वहाँ से एसएससी की तैयारी। ठीक है, वज़ीराबाद में एक छोटा-सा कमरा लेके वहाँ पर हम रह रहे थे। और कमरे का किराया, अपना खाना और अपने बहन का खर्चा जो है वो मैंने वहाँ पर ट्यूशन पढ़ा के किया। वहाँ पर 2-3 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे, और वहाँ ट्यूशन पढ़ाने के बाद जो अपना जो भी पैसा आता था, उससे अपनी पढ़ाई कर ली, उसकी पढ़ाई में थोड़ा-सा हेल्प कर पाया, जो भी हो पाया। भाई तब तक मेरा उतना पढ़ने में स्टेबल नहीं हो पाया था, क्योंकि हम लोग उसके लिए उतना अरेंज नहीं कर पा रहे थे, पैसे हमारे पास नहीं थे। ठीक है, पापा हम दोनों में से किसी एक को ही पढ़ा सकते थे, तो वही स्थिति थी यहाँ पे। तो ठीक है, थोड़ा-थोड़ा सफ़र आगे बढ़ता चला गया, वहाँ से हमने पढ़ाई की। ज़िंदगी में बहुत सारी घटनाएँ हुई, कई बार मतलब एक तरीके से इंसान बिखरा भी असफलताओं के कारण। जब मैंने पहली बार सीजल का पेपर दिया था, तो तैयारी तो बहुत अच्छी थी, एक तरीके से यूँ कह लीजिए कि पूरी जी-जान मैंने लगा दी। ठीक है, लेकिन ये रहा कि सीजल का पहला बार जब मैंने पेपर दिया, तो 1.4 मार्क्स से मैं रह गया सीजल 2018 के पेपर में। और वो भी कारण ये था कि पूरे माइंड में एक एनालिसिस बना हुआ था कि तुम्हारा तो सिलेक्शन होगा, होगा, होगा। लास्ट में जब पता चलता है, कट ऑफ आती है, तो 1.4 मार्क्स से रह जाते हैं। उस दिन ज़िंदगी में ना मैं काफ़ी कुछ रोया, मतलब बहुत, इतना कि जिसकी लिमिट नहीं है। और
सिर्फ की सिलेक्शन नहीं हुआ, रोया इस वजह से कि कमियाँ मैंने क्या की, क्योंकि मुझे मेरी कमी पता थी वहाँ पर कि मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पर मैंने देखा कि यार है ना, मतलब एक इंसान के अंदर कई बार ऐसा भी होता है कि आप मेहनत तो कर रहे हो, कॉम्प्लेसेंट की भावना आ जाती है, अरे हम तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम बहुत आगे बढ़ जाएँगे। वो सबसे बड़ी इंसान की गलतफ़हमी होती है, वहाँ पर उसको रोकना पड़ता है अपने आप को, सँभालना पड़ता है, झाँकना पड़ता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंट्रोस्पेक्शन करोगे लाइफ़ में ना तो बहुत आगे बढ़ पाओगे। आप इंट्रोस्पेक्शन करो तो सही, कहीं पर अगर आप असफलता मिलती है तो वहाँ पर देखो कि कारण क्या है वहाँ पे। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कई सारे ऐसे कारण थे जो मुझे नहीं करने थे या जिन चक्करों में मुझे नहीं पड़ना था, उनमें अपने आप को रखकर मैंने काफ़ी कुछ खो दिया। तो वहाँ से एक लाइफ़ में नया फ़ेज़ मैंने स्टार्ट किया और तब मैं गुरुकुल में पढ़ा रहा था बच्चों को। गर्ल्स गुरुकुल में मैं लड़कियों को मैथ्स पढ़ाता था, बॉयज़ गुरुकुल में मैं वोकैब पढ़ाता था। ठीक है? तो साथ के साथ तैयारी भी मेरी चल रही थी और एक तरीके से जो है यहाँ पर हम बच्चों को पढ़ाते भी रहते थे। तो पढ़ाने का मेरा जर्नी तब से है। लेकिन कहते हैं ना अक्सर कि जब तक आप कुछ प्राप्त ना कर लें, तब तक यहाँ पर आपको सफलता मिल नहीं सकती। लोग रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे आपको। तो मैंने बहुत मेहनत की बच्चों के ऊपर, वहाँ बहुत अच्छे तरीके से जी-जान लगाकर पढ़ाया, शेड्यूल उनके बनाए, लेकिन लाइफ़ में सारी चीज़ें उल्टी जा रही थी। ना वो टीचिंग बहुत सक्सेसफुल हो पा रहा था, ना एक तरीके से वो मेरा पढ़ना सक्सेसफुल हो पा रहा था। और साथ में यहाँ पर जो मेरे करीब के कुछ लोग थे यहाँ पर, उनसे भी थोड़ी-सी इस तरीके से अनबन-सी हो गई कि ज़िंदगी एक डार्क फ़ेज़ में जाना शुरू हो गया। उसके बाद जो बचा-कुचा कसर था वो लॉकडाउन ने पूरा कर दिया। लॉकडाउन में एक बार समय ऐसा आया था कि ट्यूशन मेरे सारे के सारे छूट गए, पढ़ाना मैंने सारा का सारा छोड़ दिया, ठीक है। अब मेरे पास पैसे नहीं है वहाँ पे, ठीक है। और जब मैं देख रहा हूँ लोगों को यहाँ पर कि वो रोड पे पैदल निकल रहे हैं, मतलब उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि पैदल-पैदल लोग बिहार के लिए निकल जा रहे हैं, तो कई बार मन में ऐसी भावना भी आई कि हम भी एक काम करते हैं, पैदल निकल जाते हैं, कहीं पर कुछ खा लेंगे, ज़िंदा रहे तो घर तक पहुँच ही जाएँगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब माँ-बाप का चेहरा दिखता था ना, तो फिर ऐसे थॉट्स को अपने आप को कंट्रोल कर लेते थे, क्योंकि मुझे आज भी वो दिन याद है कि 2 दिन तक मेरे घर में सब्ज़ी तक नहीं थी कि मैं खाना बना के खा पाऊँ, ठीक है। और सिचुएशन ऐसी थी कि अगर मैं ऐसे सीधा पेट लेट रहा हूँ ना, तो पेट दर्द करता था भूख के मारे। तो पानी कितना भी पी लो, लेकिन भूख जो राशन से जो मिलता है, वो तो ऐसे नहीं, मतलब वो सैटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो उल्टा लेटकर कई दिनों तक हम वहाँ लेटे, मतलब 2 दिन 3 दिन तक तो ऐसे करवट बदल-बदल के उल्टा लेट गए। फिर पता चला कि मुखर्जी नगर में कुछ दोस्त-वोस्त हैं, उनसे थोड़ी-सी अरेंजमेंट मैंने करवाई और उसके बाद उनसे अरेंजमेंट करवाने के बाद थोड़ा खाना-वाना हो पाया और तब जैसे-तैसे करके जो है ट्रक के माध्यम से हम बिहार निकले। फिर लोगों से थोड़ा-सा भैया लिफ्ट दे दो, ऐसे कर के। जब बिहार वहाँ पर पहुँचे, तो वहाँ पर जाके अपने घर पे तब जाके एक सुकून मिला। वहाँ पर अपनी माइंडसेट की कि अब आज के बाद पढ़ाना और सारी चीज़ें खत्म करो। यहीं पर अपने गाँव में थोड़ी बहुत खेती कर लेंगे और खेती करने के साथ-साथ अपनी पढ़ाई कर लेंगे। तो रोज़ 2-3 घंटे मेरा खेतों में आराम से निकल जाता था। ट्रैक्टर चला के अपना खेत जोतना हो गया और बाकी मतलब एक तरीके से मतलब मेरा छोटा-सा एक मेरे चाचा का दुकान भी था, तो उसमें मैं बैठ के दवा-ववा भी बेचता था एक तरीके से, जो खेतों में दवा का छिड़काव करते हैं। 4 घंटे वो काम करने के बाद अब उसके बाद हम वहाँ पर घर पे बैठ के अपना पढ़ाई करते थे और जो मॉक टेस्ट हो गया, जो बाकी चीज़ हो गई, वो हम वहाँ से देना शुरू किया अपनी लाइफ़ में। अच्छा स्कोर आने लगा, उम्मीद बढ़ने लगी कि हाँ, अब लाइफ़ में कुछ कर सकते हैं और करने के बाद तब काफ़ी अच्छी एक मेहनत हुई मेरी और वहाँ से आप लोगों को पता है कि सीजीएल में मेरा जो स्कोर सीजीएल से मैं एज़ अ एक्साइज़ इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हूँ कस्टम डिपार्टमेंट में और सीएचएस में मेरा ऑल इंडिया रैंक 114 है और सबसे अच्छी बात जो मेरी मेहनत रही, वो सिर्फ़ एक सब्जेक्ट पर नहीं रहा। आज बेशक मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरे हर एक सब्जेक्ट में बहुत ही बेहतरीन कमांड रहे हैं। सीजीएल में हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपी हो गया, कभी भी मैं आज तक मैंने किसी भी पेपर का प्री दिया है, उस हर पेपर के प्री में मैथ्स में 50 में 50, इंग्लिश में 50 में 50, रीजनिंग में 50 में 50 रहा है। तो एक परफेक्शन वहाँ हासिल की। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि जब तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा, जब तक तुम बढ़िया तरीके से अपने सारे क्वेश्चंस को आप एक तरीके से कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, जो रिक्वायरमेंट है, आप तब तक एक अच्छा रैंक और एक अच्छा सिलेक्शन नहीं ले पाएँगे। ये लाइफ में सीखने के बाद इसके ऊपर काम किया और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। फिर यहाँ पर जो है ना, कई सारे लोगों को ये जिज्ञासा होती है कि सर टीचिंग का जर्नी आपके अंदर कैसे शुरू हुआ? तो देखो मैं शुरू से बचपन से होम ट्यूशन पढ़ा रहा था। बचपन से इन द सेंस कि जब मैं 8वीं क्लास से था, तभी से मैंने होम ट्यूशन्स पढ़ाने शुरू कर दिया। 8वीं में था तो 7वीं के बच्चों को पढ़ा लिया, 10वीं में था तो 9वीं के बच्चों को पढ़ा लिया। इस तरीके से करके यहाँ पर मतलब हमेशा एक लोअर क्लास के बच्चों को मैं ट्यूशन देते रहता था। उसी तरीके से यहाँ पर उत्तम नगर में भी जब मैं पहली बार आया था, तभी वहाँ पर दिल्ली में मैंने होम ट्यूशन्स पढ़ाने शुरू किए थे और यकीन मानिए उस समय ₹5 मेरा उत्तम नगर वेस्ट से उत्तम नगर ईस्ट जाने का किराया होता था। लेकिन उस ₹5 को बचाने के चक्कर में मैं पैदल चलता था कि कितना हम सेव कर पाएँ। पढ़ाना भी खुद था, एक छोटा-सा ₹2200 का कमरा ले रखा था, उसमें मैं और मेरे दोस्त रहते थे, उस कमरे में रहते भी थे, उसी में हम पढ़ते भी थे, उसी में हम खाना भी बना के खाते थे। और 3 साल तक ऐसे जीवन के अपने गुज़ारे, वहीं पर होम ट्यूशन से पढ़ा-पढ़ा के जो पैसे आते थे, कॉलेज का फीस भरना है, बाकी चीज़ें करनी है। इसी तरीके से एसएससी में भी मैंने छोटी-सी शुरुआत की थी गुरुकुल से और उसके बाद पढ़ाते-पढ़ाते बच्चों को कांसेप्ट पसंद आने लगे, तरीका पसंद आने लगा यहाँ पर। तो हमने कहा कि जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आता, तब तक ऑनलाइन में भी हम एक बार ट्राई करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, अपना वो नॉलेज शेयर करते हैं। क्योंकि मेरा हमेशा से शुरू रहा कि यार देखो इन परेशानियों से मतलब मैं यहाँ पर गुज़र के आया हूँ, क्या पता कोई और भी भारत में ऐसा बच्चा हो जिसके पास जो है पैसे ना हो पढ़ने के लिए। अब जब उसके पास पैसे ना हो पढ़ने के लिए, तो वो कैसे करेगा यहाँ पर? क्योंकि अधिकतर उस समय जो एक हुआ था ना, जो ट्रेंड था ना, वो ये था कि मेरा पेड कोर्स ले लो तो सिलेक्शन हो जाएगा, फलाने जगह का ईयरली सब्सक्रिप्शन ले लो तो सिलेक्शन हो जाएगा। वो मुझे थोड़ा-सा बहुत हर्ट कर रहा था, क्योंकि मुझे भी पता है ₹150 का मॉक टेस्ट आता था महीने का, लेकिन भाई वो ₹150 भी नहीं होते हैं कि हम एक मॉक टेस्ट परचेज़ कर पाएँ। उसके अभाव में क्या होता है कि हमारी तैयारी आधी अधूरी सी रह जाती है। तो फिर वहाँ से एक तरीका मैंने शुरू किया, मैंने कहा कि यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता आगे चल के क्या बनेंगे, जब सिलेक्शन आएगा तब का तब देखेंगे, जब जॉइनिंग आएगी तब का तब देखेंगे, तब तक ये काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं। पूरा दिन-रात कंटेंट पर काम करने के बाद मैंने 2 टॉपिक्स पढ़ाने शुरू किए। बहुतों को ये बात नहीं पता है कि मैंने वोकैब भी पढ़ाया यूट्यूब पे और रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर ही हमारा अपलोडेड है 25 के 25 वीडियो। तो मैं एक टाइम वोकैब्युलरी और एक टाइम जो है वो मैथ्स पढ़ाना मैंने शुरू किया। शुरू में हमारे पास कोई कंटेंट कोई ये नहीं था, व्हाइट बोर्ड पर ब्लैक मार्कर से आराम से पढ़ाना होता था। मतलब टाइपिस्ट भी मैं ही हूँ, कंटेंट डेवलपर भी मैं ही हूँ, थंबनेल मेकर भी मैं ही हूँ, सोशल मीडिया मैनेजर भी मैं ही हूँ। पूरा दिन पढ़ाने के बाद रात को जाके बच्चों के कमेंट देखता था मैं, कि वो कमेंट करते क्या हैं। उस चीज़ ने मुझे लाइफ में बहुत सीख दी। लोग कहते हैं ना कि आज आप 2 सालों में इतने बड़े जो है मतलब एजुकेटर कैसे बन गए? क्योंकि मैंने बच्चों के नर्व्स को समझा, मैंने जाना कि वो चाहते क्या हैं। पहले पढ़ाते थे, पढ़ाने के लिए सारा कंटेंट पहले देखते थे कि उनको आज के समय क्या देना है। क्या मैं भी वहीं आकर पढ़ाऊँ वो ज़हर सवाल, वो खतरनाक सवाल या वो